ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली में आज सनशाइन पैलेस में बहुत चहल पहल थी। सनशाइन पैलेस, जहां दिल्ली की जानी मानी हस्ती ऋतिक अरोरा अपने परिवार के साथ रहता है। पैलेस जितना शानदार और आलिशान है, उतना ही शानदार तरीके से पैलेस को आज सजाया गया है। आखिर सजाए भी क्यों ना, आज दिल्ली के मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऋतिक अरोरा की शादी जो है, जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं, भारत से बाहर विदेश में भी है, क्योंकि ऋतिक का बिजनेस भारत के साथ इस देश के बाहर तक फैला हुआ है। पैलेस के अंदर सारे नौकर चाकर जोरों शोरों से अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं सिद्धार्थ अरोरा व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहने शादी में आए मेहमानी से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर आज अलग ही सुकून और तेज झलक रहा था। आज उनके बड़े बेटे की शादी जो है, पंडित जी पैलेस के बड़े से हॉल में लगे मंडप में बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। पैलेस में आज बड़ी बड़ी हस्तियां और सेलिब्रिटीज शादी अटेंड करने के लिए मौजूद थे। पैलेस के बड़े से कमरे में ऋतिक मिरर के सामने अपनी शेरवानी का कॉलर ठीक करते हुए उसके पास खड़ी रेनू से कहता है, मॉम मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? रेनू ऋतिक की बलाया लेते हुए कहती है, हाय मेरा बेटा इतना हैंडसम लग रहा है कि आज कितने ही लड़कियों के दिल टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। ऋतिक रेनू की तरफ देखते हुए कहता है, यस मॉम आई नो आपका बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, पर अभी हमें नीचे जाना चाहिए। वैसे भी मैं मोना को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। रेनू हंसते हुए कहती है, अरे इतना क्यों डेस्परेट हो रहा है? वो आज से 7 जन्म के लिए तेरी ही हो जाएगी, तब जी भर के देखते रहना। ऋतिक रेनू को देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, मॉम। रेनू हंसते हुए कहती है, ठीक है अब चल, वरना तेरी शादी होने से रही। दोनों नीचे हॉल में चले जाते हैं। नीचे आकर ऋतिक अपने डैड के गले लगते हुए कहता है, डैड टुडे आई एम सो हैप्पी। लेस दैन। सिद्धार्थ ऋतिक के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, यस माय सन, तुम्हारी खुशी तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रही है। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, डैड जिससे प्यार करो और उसी के साथ शादी करने की फीलिंग ही कुछ और होती है। ये कहकर ऋतिक मंडप में जाकर बैठ जाता है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, बस कुछ घंटे में अरोरा फैमिली तुझे आशीर्वाद देने आ रही है बेटा। पंडित जी मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए। एक लड़की जो मोनिका की दोस्त थी, वो मोनिका के कमरे में उसे लाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की निराश होकर हॉल में आते हुए कहती है, मोनिका कमरे में नहीं है। लड़की की बात सुनकर ऋतिक को कुछ समझ ही नहीं आता। वहीं सिद्धार्थ गुस्से में कहते हैं, व्हाट? मोनिका गई कहाँ? लड़की कांपते हुए कहती है, आई डोंट नो अंकल, पर कुछ देर पहले ही हम सबने उसे रेडी किया था। ऋतिक खड़े होते हुए कहता है, व्हाट द हेल, अगर रेडी किया था तो मोना गई कहाँ? सिद्धार्थ ऋतिक के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, डोंट वरी माय सन, वो कहीं भी होगी तो हम ढूंढ लेंगे। सिद्धार्थ के इतना कहते ही दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, उसकी जरूरत नहीं है सिद्धार्थ अरोरा। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां मोनिका दुल्हन के जोड़े में सज धज कर अपने हाथों में गुण लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत दोनों झलक रही थी। मोनिका को देखकर ऋतिक मोनिका के पास आकर कहता है, मोना व्हाट हैपन, तुम ऐसे कहाँ चली गई थी? चलो शादी का टाइम हो रहा है। ये कहकर ऋतिक मोनिका का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। मोनिका ऋतिक का हाथ झटकते हुए कहती है, हुआ है जो मैं तुम्हारे साथ, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं, शादी करेगी ऋतिक अरोरा। यहाँ सब जानते हैं तुम पाइस्को हो, पगला हो तुम, सर फिरे कहीं के। ऋतिक हैरानी से मोनिका को देखते हुए कहता है, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मोनिका डेविल स्माइल करके गन ऋतिक को दिखाते हुए कहती है, मोनिका कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कहती है और न ही करती है। उसके पीछे एक मोटिव होता है और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने के पीछे का मोटिव था, बदला जो आज पूरा हो जाएगा। ये कहकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगती है। ऋतिक गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर ऋतिक जैसे ही अपना एक कदम मोनिका की तरफ बढ़ाता है, मोनिका ऋतिक को गन दिखाते हुए कहती है, मुझे टूच करने से पहले अपने प्यारे डैड और मॉम पर तो नजर डाल लो। ऋतिक अपने मॉम डैड की तरफ देखता है, जिनके सर पर मोनिका के आदमियों ने गन पॉइंट की हुई थी।
ऋतिक अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मोनिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी मौत। ये कहकर मोनिका ऋतिक के बाजू पर गोली चला देती है। रेनू और सिद्धार्थ ऋतिक का नाम चिल्लाकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। वही गोली की आवाज सुनकर उस जगह पर हड़कंप मच जाता है। सारे मेहमान पैलेस से बाहर जाते हैं। अब बस पैलेस में मोनिका के आदमी थे और अरोरा परिवार मौजूद था। गोली लगने के कारण ऋतिक के बाजू से खून आने लगता है और इसी के साथ वो थोड़ा सा झुक जाता है। मोनिका ऋतिक के सर पर गन पॉइंट करते हुए कहती है, आगे मत बढ़ना तुम दोनों, वरना अभी तो बाजू पर गोली चलाई है, अब सीधा सर पर गोली चलाऊंगी। ऋतिक दर्द से करहाते हुए कहता है, मॉम डैड आप प्लीज वहीं खड़े रहिए, आगे मत आइए। मोनिका डेविल स्माइल करके ऋतिक को देखने लगती है। दो आदमी हॉल में बॉडीगार्ड्स के साथ एंटर करते हैं, जिसमें से एक आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम था। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड को देखकर कहती है, हे बेबी देखो मैंने काम कर दिया है, शेर को अंदर और बाहर से घायल कर दिया है। मोनिका का बॉयफ्रेंड जय मोनिका के पास आकर उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बेबी, जस्ट फिनिश हिम। मोनिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, उसी की तो प्लानिंग कर रही थी, इतने दिनों से हाथ आया मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। सिद्धार्थ मोनिका को रोकते हुए कहते हैं, बस करो मोनिका, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऋतिक को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मोनिका ने बड़े ही चालाकी से पैलेस से गायब करा दिया था। इस वक्त उसकी एक गलती उसके मॉम डैड की जान ले सकती थी, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। ऋतिक मन ही मन खुद से कहता है, दुआ करो मोनिका कि मैं आज ना बचूं, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम खुद के लिए भी दुआ करने के लायक नहीं बचोगी। CH2 दुआ करो मोनिका कि मैं आज ना बचूं, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम खुद के लिए कभी दुआ करने के लायक नहीं बचोगी। मोनिका ऋतिक को देखकर अपनी एक आंख विंक करके उसके सीने पर शूट कर देती है। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए मोनिका को देखने लगता है और दूसरे ही पल वो जमीन पर गिर जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख रख रेनू और सिद्धार्थ की तो जान ही निकली जा रही थी। मोनिका दोनों को देखते हुए कहती है, सॉरी अंकल आंटी, बट आपका बेटा तो गया और अब जाके मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर मोनिका अपने बॉयफ्रेंड जय के साथ पैलेस से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसके आदमी भी पैलेस से बाहर चले जाते हैं। सिद्धार्थ और रेनू भागते हुए ऋतिक के पास आते हैं। रेनू ऋतिक का सर अपने गोद में रखते हुए कहती है, किंगू बेटा प्लीज अपनी आंखें खोलो। ये कहकर रेनू बुरी तरह से रोने लगती है। वही सिद्धार्थ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह से टूट चुके थे। कार्तिक जो ऋतिक का बचपन का दोस्त है, वो दरवाजे से भागकर अंदर आता है। उसके पीछे ऋतिक के बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट मान था। कार्तिक ऋतिक के पास आकर बैठते हुए कहता है, अंकल आंटी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर कार्तिक ऋतिक के बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है। बॉडीगार्ड्स आगे आकर जल्दी से ऋतिक को उठाकर बाहर खड़ी महंगी गाड़ी में ले जाकर बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद रेनू, सिद्धार्थ और कार्तिक दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के OT के सामने खड़े थे। OT के अंदर ऋतिक का ऑपरेशन चल रहा था। वहीं बाहर सभी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ झलक रही थी। रेनू रोते हुए कहती है, कीड़े पड़ेंगे उस मोना को, मेरे बेटे ने कितना टूटकर प्यार किया था उससे, पर उसने क्या किया मेरे बेटे के साथ। सिद्धार्थ रेनू को गले लगाते हुए कहता है, जानती नहीं हो तुम अपने बेटे को, एक बार वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब वो खुद उस मोनिका से गिन गिन के बदले लेगा। वो हमारा शेर बेटा है और वो अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। कार्तिक दोनों के पास आते हुए कहता है, आप दोनों भी ना, यहाँ ऋतिक का ऑपरेशन चल रहा है और आप दोनों है कि बदले बदले की बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ कार्तिक को देखते हुए कहता है, क्योंकि हमें पता है कार्तिक की ऋतिक ठीक हो जाएगा और फिर जो मोना का हाल होगा ना, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 4 घंटे बाद डॉक्टर OT से बाहर आते हैं। सिद्धार्थ, रेनू और कार्तिक डॉक्टर को देखकर उनसे ऑपरेशन के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मिस्टर अरोर ठीक है, पर हाँ बुलेट उनके हार्ट के काफी करीब लगी थी, जिस वजह से उन्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। सिद्धार्थ खुश होते हुए कहते हैं, नो प्रॉब्लम डॉक्टर। कार्तिक सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, अंकल मैंने अरोरास के बाकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ आने से मना कर दिया है, साथ ही मान ने सारे मीडिया वालों को हैंडल कर किया है। पैलेस के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं गया है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कार्तिक से कंधे पर हाथ रखकर टैप करते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा। 1 हफ्ते बाद ऋतिक काफी हद तक ठीक हो चुका था, पर उसके दिल का घाव वो कहीं ना कहीं अब भी ताज़ा ही था।
आखिर हो भी क्यों ना अंधा प्यार जो किया था उसने मोनिका से। ऋतिक हॉस्पिटल के बड़े से विप वार्ड के अंदर किंग साइज बेड पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उसके अपर बॉडी पर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, जिससे उसके अट्रैक्टिंग मसल्स और 8 पैक एप्स साफ साफ दिख रहे थे। ऋतिक दिखने में बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिंग है, हर लड़की के सपनों के राजकुमार की तरह। कार्तिक अपने हाथ में ढेर सारी किताबें पकड़े वार्ड के अंदर आते हुए कहता है, बस कर मजनू की औलाद, कितने दिन अपन उस धोखेबाज लैला के बारे में सोचेगा, मूव ऑन कर ले, 1 हफ्ता बीत चुका है। उस बात को ये कहकर कार्तिक बेड के पास वाली टेबल पर सारी किताबें रख देता है। ऋतिक बेड पर लेटते हुए कहता है, लैला का मजनू जब तक उससे अपना बदला नहीं ले लेता तब तक उसे सुकून कहाँ मिलने वाला है। जब तक मेरी मॉम की तरह उसके आंखों में आंसू और तड़प ना देख लूं मैं चैन से नहीं बैठने वाला। कार्तिक ऋतिक के पास आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, अबे साले अंडस्को ले लियो बदला चंद्रमुखी की तरह, पर 1 महीने बाद जब तू पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाए तब। ऋतिक कार्तिक को अपनी आंखें छोटी करके घूर के देखते हुए कहता है, शट अप, बकवास बंद करो, और ये बताओ इस वार्ड को क्या तुम लाइब्रेरी बनाना चाहते हो? इतनी सारी किताबें क्यों लेकर आए हो? कार्तिक साइड से अपनी लाइव बुक उठाते हुए कहता है, क्योंकि तू ये बुक्स पढ़ और तेरे दिल में जो बदले की आग लगी है उसको शांत कर। ऋतिक गुस्से में कार्तिक को घूरते हुए कहता है, लेकर जा ये बुक्स, मुझे नहीं पढ़ना। कार्तिक ऋतिक के हाथ में एक बुक देते हुए कहता है, ये बुक पढ़ मन की आंखें, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बुक है, जिसने भी लिखी है इसमें अपना पूरा मन खोल कर रख दिया है, तुझे पसंद आएगी। कितनी मेहनत करके लेकर आया हूँ, बस मुझे ही पता है, इसलिए एक बार पढ़ना जरूर। अंडस्को इतना कहकर कार्तिक खड़े होते हुए कहता है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, मान बाहर वेट कर रहा है। ये कहकर कार्तिक वार्ड से बाहर चला जाता है। ऋतिक अपने हाथ में पकड़ी बुक को देखते हुए कहता है, कितना अजीब टाइटल है, मन की आंखें, कि उन लोगों के पास आंखें नहीं है क्या? ऐसी बुक्स बस इसके जैसे एडिट्स ही पढ़ सकता है। ये कहकर ऋतिक बुक को बेड के दूसरे साइड फेंक कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ऋतिक फिर बेड पर उठकर बैठते हुए बुक को देखकर कहता है, एक बार पढ़ ही लेता हूँ, वैसे बोर ही तो हो रहा हूँ। इतना कहकर ऋतिक बुक उठाकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो बुक पढ़ रहा था उसके चेहरे पर मुस्कान छा रही थी, तो कभी उसका फेस एक्सप्रेशन सख्त हो रहा था। जैसे जैसे वो बुक पढ़ रहा था उसके चेहरे पर मुस्कान छा रही थी, तो कभी उसका फेस एक्सप्रेशन सख्त हो रहा था। लगभग 3 घंटे में ही ऋतिक ने मन की आंखें पूरी बुक पर डाली। ऋतिक बुक को बंद करते हुए कहता है, वैसे टाइटल में दम नहीं है, पर बुक बहुत दमदार है, और इससे दमदार है इसे लिखने वाले की सोच। इतना कहकर ऋतिक अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी कुछ सोचकर वो जल्दी से उठकर बुक लेकर राइटर का नाम देखता है, जहां नाम की जगह पर एम लिखा हुआ था। ऋतिक बुक को साइड में रखकर फिर से लेट जाता है। CH3। तभी कुछ सोचकर वो जल्दी से उठकर बुक लेकर राइटर का नाम देखता है, जहां नाम की जगह पर AM लिखा हुआ था। ऋतिक बुक को साइड में रखकर फिर से लेट जाता है। ऋतिक मन ही मन लेटे हुए सोचता है, जिसकी सोच इतनी अच्छी है वो खुद कैसी होगी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह गुजरात अहमदाबाद में सुबह के 6 बजे न्यू वर्ल्ड सोसाइटी के फ्लैट नो 303 में अनोखी पूजा घर में बैठकर आरती की थाल सजा रही थी। उसने सिंपल सा ग्रीन कलर का कुर्ता और लेगियन पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी नहाकर बाहर आई हो। उसके गोरे गोरे गाल हल्के गुलाबी हुए थे, स्किन चमक रही थी। उसके बाल गीले थे, जिस पर अनोखी ने टॉवल लपेटकर बाएं कंधे पर डाला था। उसके गीले बालों से एक एक करके पानी की बूंदें निकलकर उसके शरीर पर मोती की तरह चमक रही थी। अनोखी देख नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो हर एक सामान को अपने हाथ से छूकर पता करती कि उसने सही सामान लिया है या नहीं। सामान को जांचकर अनोखी उसे पूजा के थाल में सजाती। अनोखी दिखने में बेहद सुंदर और शांत स्वभाव की लग रही थी। अनोखी ने पूरी थाल सजा दी और एक छोटी सी मुस्कान के साथ खड़ी होकर आरती गाने लगती है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी में, आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी में, नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी में, नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। में आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी।
आरती खत्म करके के बाद अनोखी थाल कान्हा जी की मूर्ति के सामने रखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। आरती की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ गए थे। अनोखी स्मार्ट स्टिक लेकर धीरे धीरे मंदिर से हॉल में आ जाती है। हॉल में बैठे जयेश मेहता अनोखी को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, हो गई अनोखी बेटा आरती। अनोखी मुस्कुराते हुए अपने हाथ से सोफा टटोलकर उस पर बैठते हुए कहती है, जी मामा जी हो गई। आपको याद है ना, आज दुकान के लिए सामान लाने आपको मार्केट जाना है। जयेश गुजराती न्यूज़पेपर पलटते हुए कहता है, हाँ बेटा याद है मुझे। तुम ना आज थोड़ा जल्दी दुकान में बैठकर सारे उधारी वाले लोगों को फोन करके पैसे वापस करने को कह देना। जब तक लोगों को खुद पैसों के लिए ना कहो पैसे ही वापस नहीं करते। पारुल किचन से हाथ में चाय की ट्रे लेकर हॉल में आते हुए कहती है, आज भी मेरी बच्ची को काम बता दो आप, संडे के दिन तो उसे घर पर रहने दो। अनोखी छोटी मुस्कान के साथ कहती है, मामी जी अगर हम दिन भर घर पर बैठे रहे ना तो हमें चैन नहीं आएगा। आपको तो पता है हमें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। जयेश पारुल को धुरते हुए कहता है, देख लो खुद है, मैं इसे कभी काम करने को नहीं कहता। मेरी लाडली भांजी खुद अपने मामा की मदद करती है, समझी तुम। खामखा मुझे कंस मामा बनाने पर तुली रहती हो। पारुल जयेश को चाय का कप देते हुए कहती है, हाँ हाँ जान लिया आप दोनों मामा भांजी को। अनोखी दोनों की मीठी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा देती है। पारुल अनोखी को चाय का कप देते हुए कहती है, अनोखी बेटा जरा अपने उस छोटे शेर से बात कर लेना, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके आगे के फ्यूचर के बारे में जरा बात कर लेना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मामी जी, हम आज ही छोटे शेर से बात करते हैं। हम जाकर तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर अनोखी अपने स्मार्ट स्टिक पकड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दिल्ली में ऋतिक सोकर उठ चुका था। उसने मान से कहकर अपने लिए नया आईफोन और सिम मंगवा लिया और उसने अपना फोन शुरू कर दिया था। उसके वार्ड में उसके सामने मान खड़ा था। ऋतिक मान को घूरते हुए कहता है, पता कर लिया है तुमने, कहा है वो इस वक्त। मान ऋतिक को देखते हुए कहता है, यस सर, वो इस वक्त जर्मनी में है उसके बॉयफ्रेंड जय के साथ। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जी लेने दो, अभी उनके दिन है, पर जब मेरा भी दिन आएगा उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि उसने किसे धोखा दिया है। मान अपना गला ठीक करते हुए कहता है, सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऋतिक कुटिल स्माइल करते हुए कहता है, कुछ खतरनाक, बहुत खतरनाक, जो किसी ने सोचा भी ना हो। ऋतिक की बात सुनकर मान मन ही मन सोचते हुए कहता है, सर कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब मोनिका की दुनिया ही खत्म होने वाली है। मान को कहीं खोया हुआ देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, मान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। मान हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये यस सर। ऋतिक मान को मन की आंखें बुक देते हुए कहता है, इस राइटर की जितनी भी बुक मार्केट में मौजूद है सारी की सारी 1 घंटे में लेकर आओ। मान यस सर कहकर बुक लेकर वार्ड से बाहर चला जाता है। मान के जाने के बाद ऋतिक अपना लैपटॉप निकालकर उसने राइटर एस के बारे में से आज करने लगता है। CH4 सुबह के 9 बज चुके थे। अनोखी अपने मामा के दुकान पर आ जाती है। उसके साथ उनकी दुकान में काम करने वाला छोटू था, जो उन्हीं के पास वाले फ्लैट में रहता है। छोटू के पापा की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने 80 हुल के साथ यहाँ काम भी किया करता था। अनोखी दुकान के अंदर चेयर पर बैठते हुए कहती है, और छोटू कैसी चल रही है पढ़ाई, सुना है तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। छोटू अनोखी के गाल खींचते हुए कहता, यही अरे मेरी प्यारी अनोखी दीदी, एग्जाम्स तो हर महीने में आती है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अनोखी छोटू से अपना गाल छुड़वाकर उसका काना पकड़ते हुए कहती है, अच्छा बच्चू पढ़ाई करना है यही बड़ी बात है, अब से तुम अपने बुक्स यही लेकर आते जाओ, हम तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। छोटू अपना कान छुड़वाते हुए कहता है, अच्छा मेरी प्यारी दीदी अब तो मेरा कान छोड़ दो। अनोखी छोटू का कान छोड़ते हुए कहती है, ठीक है छोड़ दिया। ऐसे ही थोड़ी देर छोटू के साथ मस्ती करके अनोखी अपने काम में लग जाती है। वो बड़े ध्यान से अपने डायरी से नो को छूकर अपने मोबाइल में नोट डायल करके फ़ोन करती और सबसे आदर कर साथ बात करके ओएस लौटाने को कहती। इधर दिल्ली में ऋतिक वार्ड के अंदर टहल रहा था, तभी वार्ड का दूर खोलकर मान अंदर आता है। उसका पूरा हुलिया बिगा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्टिंग की हुई शर्ट पन से आधी बाहर निकली हुई थी और वो बुरी तरह से हाफ रहा था। मान अपने हाथ में बुक्स पकड़े हाफते हुए कहता है, सर मिशन कंप्लीट हुआ। ऋतिक पीछे मुड़कर मान को देखता है। मान की हालत देखकर ऋतिक हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने,
ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंग लड़के आ रहे हो। मान गहरी सांस लेकर टेबल पर बुक्स रख कर ऋतिक को देखते हुए कहता है, सर इन बुक्स को अली बाबा की गुफा की तरह खोजा है पूरे दिल्ली में, फिर ये हाल तो होना ही था। जब ये बुक्स मिली तो उसे लूटने के लिए 40 से भी ज्यादा चोरों की भीड़ थी। ऋतिक बेड पर बैठकर बोओ केस को उठाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बक रहे हो? कार्तिक के साथ रहने का नतीजा है ये सब, समझे? मान टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर पानी पीते हुए कहता है, मेरा मतलब है सर बुक को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ थी। मिस्टीरियस राइटर के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है ये बुक्स, बहुत क्रेज है पब्लिक में इस राइटर की बुक्स का। इस राइटर के लोग दीवाने बने फिरते हैं। ऋतिक बुक जिसका नाम मूव ऑन था उसे उठाकर पढ़ते हुए मान से कहता है, हो गया तुम्हारा तो अब जाओ और जाकर वो काम करो जो करने के लिए कहा है। मान यस कहकर वार्ड के बाहर चला जाता है। मान के जाने के बाद ऋतिक बुक को काफी मन लगा कर पढ़ने लगता है। इधर अनोखी को उसके मामी पारुल का कॉल आता है। अनोखी कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। दूसरी तरफ से पारुल की बात सुनकर अनोखी पारुल को शांत कराते हुए कहती है, मामी जी आप चिंता मत कीजिए, हम अभी उस छोटे शेर को कॉल लगाकर उसकी खबर लेते हैं और हमें उससे कुछ पैसे भी अपने दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है तो हम वो भी करवा लेंगे। इतना कहकर अनोखी फोन डिस्कनेक्ट करके छोटू से कहती है, छोटू अनोखी को जल्दबाजी में नो बता देता है। अनोखी नो डायल करके कॉल करने लगती है और रिंग जाने लगती है। इधर ऋतिक अभी भी मूव ऑन बुक पढ़ने में खोया हुआ था, तभी उसका फोन रिंग करता है। ऋतिक बुक में अपनी नजरें गाए हुए ही बिना देखे कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। उधर से अनोखी की प्यारी पर गुस्से से भरी आवाज आती, हेलो के बच्चे, लगता है तू पीट कर ही मानेगा। ये सुनते ही ऋतिक हैरानी से फोन कान से हटाकर स्क्रीन को देखने लगता है। आईफोन पर अननोन नो शो हो रहा था, जिसे देखकर वो बेहद ज्यादा शॉक हो रहा था क्योंकि ये नो उसका नया खरीदा हुआ था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इधर से अनोखी भड़कते हुए कहती है, छोटे शेर जब हमने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था तब तुमने क्या कहा था? डोंट वरी दी, तुम्हारा छोटा शेर पास हो जाएगा। देख लो कितना अच्छे से पास हो गए तुम। क्या छोटे शेर, तुम अगर पास होते तो अभी हम तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट देते, पर अब घर पर बब्बर शेर गुस्से में तमतमाए बैठे हुए हैं, इसलिए घर मत जाना, समझे? हम घर जाते हैं और मामा जी से बात करते हैं, तब तक तुम बिल्कुल घर मत जाता, और गए तो पीट कर रोते हुए हमारे पास मत आना। ये कहकर अनोखी गहरी सांस लेने लगती है क्योंकि ये सब उसने एक ही सांस में कहा था। वहीं ऋतिक बहुत गौर से अनोखी की मीठी आवाज को सुन रहा था। अनोखी आगे कहती है, अरे मेरे छोटे शेर अब हो गए फेल तो हो गए, अब कुछ बोलो तो। तभी दुकान पर एक ग्राहक आकर कहता है, अनोखी बेटी जरा मेरा हिसाब तो कर दे। अनोखी फोन टेबल रखते हुए कहती है, जी हाँ बिल्कुल बापूजी, लाइए हम हिसाब कर देते हैं। ग्राहक अनोखी को देखते हुए कहता है, किसे डांट रही थी बेटा? अनोखी हिसाब करते हुए कहती है, बापूजी छोटे शेर को डांट रहे थे, हमेशा गलती करता है और फिर हमारा नाम लेकर चिल्लाता रहता है, इसलिए आज हम उसकी अच्छी खासी क्लास लगा रहे हैं। ये कहकर अनोखी ग्राहक को पर्ची देते हुए कहती है, देख लीजिए बापूजी, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप अभी बता दीजिए। ग्राहक पर्ची लेते हुए कहता है, गलती और तुझसे कभी नहीं हो सकती बेटा, अब चलता हूँ, बाद में पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है बापूजी, अनोखी मुस्कुरा के कहते हुए फोन उठाकर कान से लगाकर कहती है, सुनना छोटे शेर, तू घर मत जाना और हो मैं तुझे मेरा स्कैनर भेज रही हूँ, उस पर 1000 रुपये अभी ट्रांसफर कर। मेरे बैंक अकाउंट में कुछ इशू हो गया है, इस वजह से मेरा अकाउंट वर्क नहीं कर रहा। स्कैनर भेज रही हूँ, जल्दी से पैसे भेज दे। इतना कहकर अनोखी कॉल कट कर देती है। CH5, इस वजह से मेरा अकाउंट वर्क नहीं कर रहा, स्कैनर भेज रही हूँ, जल्दी से पैसे भेज दे। इतना कहकर अनोखी कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद ऋतिक हैरानी से फोन को देखते हुए कहता है, अजीब पागल लड़की है। इतना कहकर ऋतिक फोन साइड में रखकर बुक पढ़ने लगता है, पर फिर भी उसके कान में अनोखी की आवाज गूंज रही थी। उसके बाले गए शब्द, बब्बर शेर से बचाना, छोटे शेर, ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजता है। ऋतिक फोन उठाकर देखता है तो उसमें व्हाट्सएप पर जीपे और फोन पे का स्कैनर भेजा हुआ था और साथ में लिखा था, छोटे शेर जल्दी भेजो। पहले तो ऋतिक एक तक उस स्कैनर को ढूंढने लगता है, फिर दूसरे ही पल वो मन में कहता है, कर ही देता हूँ सेंड, वैसे भी 1000 रुपये से मैं कौन सा कंगाल होने वाला हूँ। ये सोचकर ऋतिक अपने फोन में जीपे डाउनलोड करके अकाउंट से उसमें 1000 ट्रांसफर करता है
और अनोखी का अननोन नो पागल लड़की के नाम से सेव करके अनोखी को जीपे कर देता है। जीपे करने के बाद ऋतिक फिर से बुक पढ़ने में बिजी हो जाता, पर उसके जेहन से अनोखी और उसकी अनोखी बातें जा ही नहीं रही थी। ऋतिक अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप ओपन करके पागल लड़की की चैट ओपन करके उसकी डीपी देखने लगता है। डीपी में अनोखी की वन साइड वाली फोटो लगी हुई थी, जिसमें उसके फेस का वन साइड ही दिख रहा था और उस पर भी उसके काले लंबे सिल्की बालों ने उसके चेहरे को छुपा रखा था। ऋतिक फोटो को देखकर मन ही मन कहता है, ये तो सच में पागल लड़की की है। इतना कहकर वो टेढ़ी स्माइल करके फोन बंद करके फिर से बुक पढ़ने लगता है। इधर अनोखी दुकान पर काम में खोई हुई थी, तभी उसका फोन बजता है। अनोखी फोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी तरफ से अनोखी का छोटा शेर उर्फ श्लोक कहता है, हेलो दी, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गया हूँ। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, सच में? पर मामी जी ने हमें बताया था कि तू फेल हो गया है और मामा जी तुझ पर भड़के हुए हैं। कुछ देर पहले ही तो हमने तुम्हें डांटा था। श्लोक हैरान होते हुए कहता है, डांटा? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है दी, मेरी तो अभी ही आपसे बात हो रही है। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, फिर मैंने किसको कॉल किया था सुबह और उनसे मैंने 1000 पैसे भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा था। श्लोक हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा दी, आपने भी आपका रैकेट आज तोड़ ही दिया, गलती ना करने का। अनोखी नाराज होते हुए कहती है, बस कर, जब देखो तब मुंह फाड़कर हंसते रहते हो, अब पास हो गए हो ना तो गोलगप्पा ट्रीट देनी पड़ेगी। इतना कहकर अनोखी कॉल डिस्कनेक्ट करके छोटू को आवाज लगाती है। इधर दिल्ली में ऋतिक हॉस्पिटल के वार्ड में खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। उसके जेहन में राइटर का ख्याल चल रहा था। अनोखी की मूव ऑन बुक पढ़कर ऋतिक अनोखी के सोच की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। उस बुक की एक बात कि अगर आपके जिंदगी में कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब है कि आपके जिंदगी में भगवान ने उससे भी अच्छा और बेहतर इंसान लिखा है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। ये बात ऋतिक के जेहन में चल रही थी। ऋतिक अपने गहरी सोच में खोया था, तभी मान वार्ड के अंदर आता है। ऋतिक वैसे ही खड़े रहकर कहता है, अगर राइटर के बारे में पता किया है तो बात करो वरना निकलो। मान अंदर आते हुए कहता है, सर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली पर थोड़ी बहुत मिल गई है। ऋतिक मान की तरफ पलट कर कठोर लहजे में कहता है, तो फिर किस बता का वेट कर रहे हो, क्या पता चला है? मान टैबलेट खोलकर उसमें देखते हुए कहता है, सर मिस्टीरियस राइटर का नाम है अनोखी मेहता, जिसकी उम्र 20 साल है, जो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। उसके बुक को ब्लश करने के वक्त भी पब्लिशर ही उसके जगह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। ऋतिक मान को घूर के देखते हुए कहता है, एडिट पर्सनल डिटेल्स बताओ। मान टैबलेट में देखते हुए कहता है, सर बड़े मुश्किल से पब्लिशर को गन दिखाकर उसका मोबाइल नो लेकर आया हूँ, बस यही मिला है। ये कहकर मान ऋतिक को कार्ड दे देता है। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इतना ही काफी है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं खुद निकलवा लूंगा। मान गहरी सांस लेकर कहता है, सर मिस्टर बजाज के साथ कार्तिक सर ने मीटिंग अटेंड कर ली है और आपके कहे मुताबिक सर और मैडम को अरोरास के साथ इटली भेज दिया है। ऋतिक कार्ड को देखते हुए कहता है, रॉकी को इंडिया बुलाओ, कहो मैंने याद किया है। मान यस सर कहकर वार्ड से बाहर चला जाता है। ऋतिक नो देखता है, उसे नो कुछ जाना पहचाना लगता है। वो जैसे ही अपना फोन उठाता है, उसके फोन पर पागल लड़की का कॉल आ जाता है। ऋतिक फोन पर डिस्प्ले हो रहा नो देखता है। नो देखते ही वो तुरंत पहचान जाता है, एक है वही नो है जो उस कार्ड पर है, मतलब कि ये वही मिस्टीरियस राइटर का नो है। ऋतिक तिर की स्माइल करते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करते दूसरी तरफ से अनोखी की प्यारी आवाज सुनाई पड़ती है। अनोखी जल्दबाजी में कहती है, देखिए सर गलती हो गई, एक्चुअली हम अपने भाई को कॉल लगा रहे थे, उसमें हुए ये कि एक नो गलत लग गया और गलती से कॉल आपको कनेक्ट हो गया। हमारी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, और आपके पैसे हम आपको अभी वापस सेंड करते हैं। इतना कहकर अनोखी चुप हो जाती है। ऋतिक तो जैसे अनोखी की प्यारी आवाज में खोसा गया था। तभी अनोखी कहती है, हेलो आप सुन रहे हैं, प्लीज कुछ तो कहिए, आप कहीं पुलिस में तो कंप्लेंट नहीं करेंगे ना? अनोखी की बात सुनकर ऋतिक कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ भी करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद कैसी होगी। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी हैरान होते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? CH6। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी हैरान होते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? ऋतिक अपनी बात को सही करते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है।
अनोखी फोन कान से हटाकर पास खड़े छोटू की सर पर चपत मारते हुए कहती है, छोटू के बच्चे, छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता ना तुमसे। जाने किसे फोन लग गया है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इधर ऋतिक अनोखी की बातें सुनकर होले से मुस्कुराता है। उसे अनोखी की ऐसी बातें बहुत पसंद आ रही थी। अनोखी फोन कान से लगाकर कहती है, सॉरी फॉर द ट्रबल, हम आपके पैसे आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफर करते हैं। ये कहकर अनोखी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर अनोखी फोन रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, बच गए, वरना आज इस छोटू के चक्कर में हम तो काम से ही गए थे। ये कहकर अनोखी अपना फोन निकालकर ऋतिक को जीपे करके पैसे वापस कर देती है। इधर अब ऋतिक के पास उस राइटर का नो। ऋतिक के कानों में बार बार अनोखी की प्यारी आवाज गूंज रही थी, जिससे उसके होठों पर अपने आप प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसके फोन की मेसागी टोन बजती है। ऋतिक फोन उठाकर देता है। वो देखता है अनोखी ने उसके पैसे वापस किए थे। ऋतिक बार बार न चाहते हुए भी राइटर और रॉन्ग नो के ही बारे में ही सोच रहा था। ऋतिक अपने आप को समझाते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू ऋतिक, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद तू ऐसे कैसे किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ उसकी बुक्स पढ़कर और आवाज सुनकर। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि ऋतिक अरोरा फिर वही गलती दोहराता नहीं है। ये कहकर ऋतिक मान को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। दोपहर के वक्त अनोखी अपने दुकान में बैठी हुई थी। फिलहाल दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया था। जयश दुकान के बाहर आकर खड़े होते हुए कहते हैं, अनोखी बेटा अब तुम घर जाओ और हाँ आराम करना। अनोखी अपनी स्मार्ट स्टिक पकड़ते हुए कहती है, जी मामा जी। ये कहकर अनोखी दुकान से बाहर आकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर ऋतिक बिजनेस सूट पहने अपने ऑफिस के लग्जूरियस कैबिन में बैठा हुआ था। जब से उसने वो बुक्स पढ़ी थी तब वो राइटर की सोच अट्रैक्ट होने लगा था, पर जब से उसने राइटर की मीठी आवाज सुनी थी उसे राइटर का चेहरा देखने की इच्छा हो रही थी। लेकिन ऋतिक अपने अट्रैक्शन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था और ऑफिस आ गया था। ऋतिक इस वक्त लैपटॉप में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसका ध्यान बुक के मिस्टीरियस राइटर पर ही था। 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके दिमाग और दिल के बीच एक जंग चल रही थी। दिमाग कह रहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, वही दिल कह रहा था अभी नहीं तो कभी नहीं। इस जंगी लड़ाई में दिल और दिमाग में दिल जीत गया। ऋतिक अपना फोन उठाकर कार्तिका को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कार्तिक कॉल रिसीव करके नाराजगी से कहता है, मैं तुझसे नाराज हूँ और मैं नहीं मानने वाला, बात मत कर मुझसे। ऋतिक कार्तिक की नाराजगी समझ के कहता है, तू मेरी बीवी नहीं है साले जो मैं तुझे मनाऊंगा। मैंने तुझे मनाने के लिए फोन नहीं किया है। 1 घंटे के अंदर बेस्ट हैकर को मेरे ऑफिस के कैबिन में भेज। कार्तिक हैरान होते हुए कहता है, हैक अब तुझे किसका और क्या हैक करना है भाई। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। कार्तिक फोन को कान से हटा कर देखता है तो कॉल कट हो चुका था। कार्तिक फोन को देखते हुए कहता है, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, सच में पागल है ये। इतना कहकर कार्तिक वेंकी नाम के हैकर को कॉल करके 1 घंटे के अंदर अरोरा इंडस्ट्रीज पहुंचने को कहता है। दूसरी तरफ से वेंकी यस कहकर ऋतिक के ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसने भी ऋतिक के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इधर अनोखी फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। अनोखी अंदर आते हुए थकी हुई आवाज में कहती है, मामी जी जोरों की भूख लगी है, आप प्लीज खाना लगा दो ना। पारुल किचन से बाहर आते हुए कहती है, अनोखी जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। अनोखी अपनी स्मार्ट स्टिक टेबल पर रखकर अंदाजे से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसने घर के हर हिस्से को अपने माइंड में फिट कर लिया था, इसलिए वो घर के अंदर ज्यादातर स्मार्ट स्टिक के बिना ही घूमा करती। अनोखी अपने कमरे से फ्रेश होकर हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। पारुल अनोखी को खाने की प्लेट लाकर देते हुए कहती है, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाना, देखो तुम काफी पतली हो गई हो। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मामी जी, छोटा शेर कहा है। अनोखी के इतना कहते ही पारुल सोफे के पीछे छुपे श्लोक को देखती है, जो अनोखी को डराने का पोजीशन लिए खड़ा पारुल को देखकर ना में इशारा कर रहा था। पारुल हंसते हुए कहती है, कहीं नहीं बेटा, सोफे के पीछे छुपा है तुम्हें डराने के लिए। श्लोक सोफे के पीछे से बाहर आते हुए कहता है, क्या मम्मी आप ही हमेशा मुझे पकड़वा देती हो। पारुल हंसते हुए कहती है, कितना शैतान है तू, सुधर जा, अब बड़ा हो गया है तू। इतना कहकर पारुल वापस किचन के अंदर चली जाती है। अनोखी प्लेट में से रोटी की एक बाइट तोड़कर सब्जी के साथ श्लोक को खिलाते हुए कहती है, ये लेखा छोटे शेर। श्लोक हंसते हुए अनोखी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बाइट खाकर कहता है,
दी कभी भी खुद खाने से पहले मुझे एक बाइट खिलाना नहीं भूलती। अनोखी मुस्कुरा कर खुद खाना खाने लाग तो है। इचर ऋतिक के कैबिन में वेंकी ऋतिक के सामने खड़ा था। ऋतिक वेंकी को अनोखी का नो देते हुए कहता है, इस नो के फोन को हैक करना है और साथ ही इसके ओनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। वेंकी नो देखते हुए कहता है, इन्फॉर्मेशन अभी मिल जाएगी सर, और फोन हैक आज शाम तक कर लूंगा। ऋतिक सामने की टेबल से बुक उठाते हुए कहता है, ठीक है तो अभी काम शुरू करो। CH7 ऋतिक सामने की टेबल से बुक उठाते हुए कहता है, ठीक है तो अभी काम शुरू करो। ऋतिक के कहते ही वेंकी अपना लैपटॉप निकालकर अपना काम शुरू करता है। वहीं ऋतिक अपना लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगता है। 10 मिनट बाद वेंकी खुश होते हुए कहता है, सर काम हो गया। ऋतिक लैपटॉप से नजर हटाकर वेंकी को देखते हुए कहता है, बोलो। वेंकी लैपटॉप में देखते हुए कहता है, लड़की का नाम है अनोखी मोदी। गुजरात के अहमदाबाद में अपने मामा मामी के साथ रहती है। लॉ की पढ़ाई कर रही है, इस साल फाइनल ईयर में है, 1 साल बाद वो लॉयर बन जाएगी। पर इतना कहकर वेंकी रुक जाता है। ऋतिक वेंकी को देखते हुए कहता है, पर वॉट सर, लड़की देख नहीं सकती। ऋतिक हैरान होते हुए कहता है, वॉट, लेकिन वो तो राइटर है। फिर वेंकी कुछ सोचते हुए ऋतिक से कहता है, सर वो देख नहीं सकती पर टैलेंटेड है, इसीलिए तो कहानियां लिखती और पढ़ाई भी कर रही है। ऋतिक चेयर से टिककर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है कि कॉल पर अनोखी किसी छोटू को डांट रही थी कि उसने उसे गलत नो बता दिया है। वेंकी ऋतिक को देखते हुए कहता है, तो फिर सर लड़की का फोन हैक करना है या नहीं। ऋतिक अपनी आंखें खोलकर वेंकी को देखते हुए कहता है, उसका फोन हैक करो और साथ ही उसकी लिव लाइफ भी। ऋतिक की बात सुनकर वेंकी हैरानी से उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अनोखी के अंधे होने की बात सुनकर ऋतिक बिना काम कराए ही उसे वापस भेज देगा। ऋतिक की बात सुनकर वेंकी फिर से एक बार पूछता है, क्या सर। ऋतिक अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारे कान सही से काम करते हैं। जो भी सामान लगे तुम्हें हैक करने के लिए मेरे असिस्टेंट मान से कहना, पर आज रात तक अनोखी का फोन और उसकी लिव लाइफ मुझे हैक चाहिए। इतना कहकर ऋतिक कैबिन से बाहर चला जाता है। वेंकी खड़े होते हुए कहता है, काम तो बहुत मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। ये कहकर वेंकी जल्दी से अपना काम शुरू करता हूँ। वेंकी को काम करने के लिए 2 और लोगों की जरूरत थी, इसलिए मानकरण अर्जुन ऋतिक के खास बॉडीगार्ड्स को उसकी मदद के लिए भेजता है, जिन्हें हैकिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। तीनों मन लगाकर अपने काम में लग जाते हैं। रात के वक्त ऋतिक सनशाइन पैलेस के अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। उसके कमरे में वेंकी, करण और अर्जुन काम कर रहे थे। वेंकी खुशी से उछलते हुए कहता है, सर लड़की का फोन हैक हो गया। ऋतिक जल्दी से पीछे मुड़कर वेंकी के पास आता है। वेंकी लैपटॉप में अनोखी के फोटोज दिखाते हुए कहता है, ये रहा सर। ये कहकर वो एक फोटो पर क्लिक करता है जिसमें अनोखी श्लोक के गाल खींच रही थी। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। ऋतिक तो जैसे अनोखी की फोटो में खोसा जाता है। उस फोटो को देखने ले बाद वेंकी कहता है, ब्यूटीफुल गर्ल सर। ये कहकर वो दूसरे फोटो पर क्लिक करता है। इस फोटो में अनोखी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले थे जिसे वो थोड़ा सा सर झुकाकर कानों के पीछे कर रही थी। इस फोटो में अनोखी बेहद ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो बाकी सारे फोटोज देखते हैं जिसमें अनोखी के अलावा बाकी सब लोग थे। ऋतिक फोटोज देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, लगता है इसने भी नया फोन लिया है। वेंकी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, यस सर, इसीलिए ज्यादा फोटो नहीं है। ऋतिक वेंकी को देखते हुए कहता है, काम पूरा हुआ या नहीं, मैं उसे लाइव कब देख सकता हूँ। वेंकी करण और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, सर काम लगभग हो गया है, 10 मिनट बाद आप लड़की को लाइव देख सकते हैं। इतना कहकर वेंकी अनोखी के सारे फोटोज ऋतिक के लैपटॉप पर ईमेल के जरिए भेज देता है और अपना आगे का काम करने लगता है। 10 मिनट बाद करण, अर्जुन और वेंकी खड़े होकर अंदाई लेते हुए कहता है, आईसी काम हो गया। ऋतिक जो अपने लैपटॉप में अनोखी की फोटो देखने में खोया था, वो अपना लैपटॉप बंद करके बेड पर आकर बैठते हुए कहता है, देन शो मी आई। वेंकी लैपटॉप ऋतिक को देते हुए कहता है, ये है अहमदाबाद के न्यू वर्ल्ड सोसाइटी का 303 नो फ्लैट जहां वो लड़की रहती है। हमने साथ उस लड़की के मामा की दुकान को भी हैक कर लिया है। सर ऋतिक लैपटॉप को देखते हुए वेंकी की तारीफ करते हुए कहता है, लो गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ऋतिक फ्लैट को देखकर मन ही मन कहता है, कितना छोटा है ये घर, इनके घर से बड़ा तो मेरे सर्वेंट्स का सर्वेंट्स क्वार्टर है। ऋतिक पैदाइशी रईसों में से एक था कि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। वेंकी ऋतिक को वीडियो कैसे देखना
डाउनलोड करके कैसे रखना ये सब बताकर पैलेस से चला जाता है। ऋतिक करण अर्जुन को देखते हुए कहता है, तुम दोनों भी जाओ रेस्ट करो, तुम्हें भी तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। करण अर्जुन दोनों खुश होकर ऋतिक के कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस वक्त 10 बजे थे, इसलिए अनोखी के घर के सारे लाइट्स बंद थे और सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। ऋतिक लैपटॉप को देखते हुए कहता है, लगता है सो रही है। बहुत बेचैन हूँ तुम्हें देखने के लिए माय मिस्टीरियस राइटर। ये कहकर ऋतिक जैसे ही लैपटॉप बंद करने को होता है, तभी उसे हॉल में किसी की परछाई दिखाई देती है। इधर अनोखी हॉल में आते हुए दिखती है। आज आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है। ये कहकर जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही वो किसी के पैर में अटक कर चिट के साथ धाम से जमीन पर गिर जाती है। इधर ऋतिक किसी को गिरते देख बहुत ध्यान से लैपटॉप में देखने लगता है। अनोखी की चीख सुनकर जयेश, पारुल, नंदिनी भागकर अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। पारुल जल्दी से हॉल की लाइट ऑन करते हुए कहती है, अनोखी बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये कहकर पारुल और सभी लोग जमीन पर गिरी अनोखी के पास भागकर जाते हैं। CH8, तुम ठीक तो हो? ये कहकर पारुल और सभी लोग जमीन पर गिरी अनोखी के पास भागकर जाते हैं। इस वक्त अनोखी के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अनोखी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, छोटे शेरे तुम फिर से यहाँ सो गए। ये कहकर अनोखी उठकर अपने कोहनी पर फूंक मारने लगती है। श्लोक अपने दांत दिखाते हुए कहता है, दी सॉरी, आपका फिर 1 विकेट आउट हो गया। आप फिर गिरी, जबकि आपको पता है कि मैं कहीं भी और कभी भी सो जाता हूँ। इधर ऋतिक तो अनोखी की सादगी और खूबसूरती में खो जाता ऋतिक खोए हुए ढंग से कहता है। इधर पारुल अनोखी से पास आकर उसको कंधे पर पकड़कर उठाते हुए कहती है, उठो बेटा, कहीं लगी तो नहीं? अनोखी अपनी कोहनी झटकते हुए कहती है, हाँ मामी जी, हम ठीक है। छोटे शेर, ये कोई सोने की जगह है क्या? पारुल अनोखी को सोफे पर बिठाते हुए श्लोक से कहती है और खुद उसके साइड में बैठ जाती है। जयेश अनोखी के दूसरे साइड आकर बैठते हुए कहता है, मैं इस श्लोक के बच्चे को छोड़ूंगा, हमेशा मेरी बच्ची को तंग करते रहता है। श्लोक अनोखी के पैरों के पास जमीन पर बैठकर कहता है, दी आपको ज्यादा लगी क्या? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, पर कितनी बार हमने तुम्हें मना किया है, रात को अपने कमरे में जाकर सोया करो, यूं चूहे की तरह इधर उधर दुबक कर क्यों सोते हो? अनोखी श्लोक को डांटते हुए कहती है। नंदिनी श्लोक के पास आकर उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, गोचू, तुझे एक बार में ये बात समझ क्यों नहीं आती? बेचारी तेरी वजह से तीसरी बार गिरी है। श्लोक नंदिनी का हाथ पकड़ के कहता है, सॉरी ना, अब माफ भी कर दो। नंदिनी और जोर से श्लोक का कान खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, पिछली बार भी तूने सेम डायलॉग चिपकाया था। अनोखी अपने हाथ से टटोल के नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नंदिनी छोड़ दो ना बेचारे को, देखो वो आगे से ध्यान रखेगा, बोल रखेगा ना छोटे शेर। अनोखी श्लोक से कहती है। श्लोक जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जयेश हंसते हुए कहता है, तुम भाई बहन भी ना कमाल के हो, लड़ना भी है और बचाना भी। श्लोक उठकर अनोखी के, खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें, तभी तो आज तक कोई तुमसा ना देखा। ये कहकर ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए अनोखी को देखने लगता है। गले लगते हुए कहता है, मैं दी का लाडला छोटा शेर हूँ, आखिर हम दोनों ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अनोखी श्लोक के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बस बस, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जयेश और पारुल सोफे से उठते हुए कहत है, चलो बच्चों, जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना। इतना कहकर दोनों अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नंदिनी श्लोक को घूर के देखते हुए कहती है, आज फिर बचा लिया अनोखी ने तुझे छोटे शेर। श्लोक अपने दांत दिखाते हुए कहता है, आप ये नेक काम करना कब शुरू करोगे मेरी मिर्ची? नंदिनी श्लोक को घूर के देखने लगती है। श्लोक अनोखी को उठाते हुए कहता, चलो दी, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। अनोखी श्लोक के सर पर चपत मारते हुए कहती है, नहीं, हमें आइसक्रीम खानी है, जाओ जाकर किचन से लेकर आओ। ऋतिक लैपटॉप लेकर बेड पर बैठते हुए कहता है, ओह, तो ये आइसक्रीम लवर है, इसीलिए ये इतनी रात को अपने कमरे से बाहर आई। चलो, कम से कम इसी वजह से मुझे मेरे मिस्टीरियस रिटर को लाइव देखने को मिला है। पर जो भी कुछ है, तुम मुझे तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इधर नंदिनी और अनोखी सोफे पर बैठे श्लोक का इंतजार कर रहे थे। अनोखी चिढ़ते हुए कहती है, इस छोटे शेर को ना कोई काम नहीं बताना चाहिए। नंदिनी हंसते हुए कहती है, अब 5 साल क्यों बच्ची की तरह रिएक्ट करना बंद भी करो अनोखी, कल क्या होने वाला है पता है ना तुम्हें? अनोखी हंसते हुए कहती है, हाँ हमें अच्छे से पता है, और आप देखना कल के दिन के बाद हमारी प्यारी चांदनी कभी हमारे बारे में नहीं सोचेगी।
दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में श्लोक आइसक्रीम लाते हुए कहता है, पर इस बार आपका ये जुगाड़ू छोटा शेर ऐसा चक्कर चालिए कि सबको उनकी नानी याद आ जाएगी। नंदिनी आइसक्रीम लेकर खाते हुए कहती है, कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा वरना। अनोखी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाते हुए कहती है, वरना मैं तुम दोनों के साथ उन दोनों चमगादड़ और स्टार प्लस का बैंड बजा दूंगी। पूरी रात का टाइम है, तुम दोनों आराम से बैठकर सोचो क्या करना है। ये कहकर अनोखी सोफे से उठते हुए डायलॉग मारते हुए कहती है, और हाँ, इसे वार्निंग समझने की गलती मत करना, ये खुली धमकी है। अगर कल का काम नहीं बिगा उसके बाद मेरी बैंड तो बाद में बजेगी, उसके पहले मैं तुम चार रो का वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी ना सोचा हो। ये कहकर अनोखी अदा से अपने बाल झाड़ते हुए कहती है, मिन डैड और हाँ छोटे शेर, ये धमकी सबसे ज्यादा तुम पर लागू होती है, क्योंकि हम पर ये जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है ना, इसका कारण तुम ही हो। इतना कहकर अनोखी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली जाई है। ऋतिक मुस्कुराने हुए लैपटॉप देखकर शायराना अंदाज में कहता है, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, दुनिया जहां की मासूमियत तेरे ही पास आया। इतना कहकर ऋतिक लैपटॉप पर अपनी नजारे गदा देता है। इधर नंदिनी टेंशन से खड़े होते हुए कहती है, अरे घोचू कुछ सोच, इस बार अनोखी धमकी देकर गई है, कहीं कल सच में हमारी बैंड न बज जाए। श्लोक आइसक्रीम खाते हुए नौटंकी करते हुए कहता है, बालिके डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना, सब संभाल लेगा। नंदिनी इरिटेट होते हुए कहती है, घोचू कहीं की उसी बात की तो टेंशन है। CH9 श्लोक आइसक्रीम खाते हुए नौटंकी करते हुए कहता है, बालिके डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना, सब संभाल लेगा। नंदिनी इरिटेट होते हुए कहती है, घोचू उसी बात की तो टेंशन है, भूल गया पिछली बार क्या हुआ था। श्लोक खड़े होकर रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है, बस बस अब वो सब याद करके रुलाएगी क्या, हो गया ना, अब भूल जाओ और जाके शांति से सो जाओ। ये कहकर श्लोक अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अनोखी कमरे में जाते ही बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है, अगले ही पल वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। इस बात से अनजान के कोई दूर बैठे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। नंदिनी कमरे में आकर अनोखी को देखते हुए कहती है, इतना क्यों टेंशन ले रही हो, सब हो जाएगा, चिल करना। अनोखी बेड पर वापस से लेटते हुए कहती है, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब हम तुम्हें बताएंगे, बड़ी आई टेंशन क्यों ले रही हो। अनोखी नंदिनी को चिढ़ाकर सर से पांव तक कंबल ओढ़ कर सो जाती है। नंदिनी मुंह बनाकर बेड के दूसरे साइड आते हुए कहती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मदद करो और ऊपर से दो चार बातें भी सुनो। ये बड़बड़ करते हुए नंदिनी भी सो जाती है। इधर ऋतिक अनोखी की बातें याद करके होले से मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल बच्ची है, बचपना अभी भी नहीं गया इसका। इतना कहकर ऋतिक लैपटॉप वैसे ही ऑन रखकर साइड टेबल पर रखकर सो जाता है। अगली सुबह ऋतिक गहरी नींद में सोया हुआ था। दवाई के डोज की वजह से उसे ज्यादा नींद आती थी। तभी उसके कानों में किसी की मधुर आवाज सुनाई देती है। ये अनोखी की आवाज थी, जो ऋतिक बहुत जल्दी पहचान जाता है। ऋतिक जल्दी से उठकर लैपटॉप उठाकर देखता है। इधर अनोखी रोज की तरह सुबह 6 बजे नहाकर कान्हा जी की आरती कर रही थी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी में, आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी में, नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी अंडस्को में, नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। आरती सुनकर ऋतिक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसे अनोखी का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी खूबसूरती का अंदाजा हो गया था उसे। अनोखी की सादगी ऋतिक को दिन ब दिन उसके लिए पागल बना रही थी। आरती खत्म करके अनोखी थाल रखकर पलट जाती है। अब ऋतिक अनोखी को देख पा रहा था। अनोखी को देखते ही ऋतिक के मुंह से अचानक वाओ व्हाट अ ब्यूटी निकल जाता है, क्योंकि अनोखी लग ही कुछ ऐसी रही थी। येलो कुर्ता पहने साथ रेड कलर की लेगिन, उस पर गीले बाल जिसे अनोखी ने टॉवल लपेट कर बाएं कंधे पर डाला हुआ था। आंखों में थोड़ा सा काजल, गुलाबी होंठ, उस पर गोरे तन पर पानी की बूंदे उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। ऋतिक तो बस एक तक अनोखी को ही देख रहा था। ऋतिक अनोखी को देखकर खोए हुए ढंग से कहता है, दीवाना बन गया हूँ तेरे सादगी का ऐसे, तारीफ चांद की मैं करूँ भी तो कैसे। ये कहकर ऋतिक लैपटॉप स्क्रीन को टच करता है। इधर अनोखी हॉल में आती है, तभी दरवाजा नॉक होता है। अनोखी अंदाजे से जाकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, कौन है। दरवाजे पर खड़ा इंसान अनोखी को जल्दी से गले लगा कर कहता है, तेरी चांदनी। अनोखी खुश होकर कहती है, ओए मेरी चांदनी आ गई, आप अपने चांद से मिलके। अनोखी की नानी अनोखी का कान पकड़कर कहती है, शैतान, मैं तेरी नानी तू या तू मेरी। अनोखी अपना कान छुड़वाते हुए कहती है, आप हो, अब छोड़ दो ना हमारा कान।
नानी अनोखी का कान छोड़ते हुए कहती है 9 बजे तक रेडी हो जाना बेटा। इतना कहकर नानी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनोखी दरवाजे पर खड़ी नानी की बता दोहराते हुए कहती है ऐसी तैयार होंगी ना नानी के आप देखती रह जाओगी। ये कहकर अनोखी अपने कमरे की तरफ चला जाती है। इधर ऋतिक भी अनोखी की हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चला जाता है। 9 बजे ऋतिक रेडी होकर अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप में अनोखी को देख रहा था। अनोखी अपने कमरे में बेड पर अपना सर पकड़ कर बैठी थी। वहीं श्लोक और नंदिनी पूरे कमरे में कुछ सोचते हुए घूम रहे थे। अनोखी चिढ़ते हुए कहती है तुम लोग कुछ सोचोगे या नहीं? नानी के हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आज है मेरी शादी करा के आज बच्चा पैदा करवा कर ही मानेगी। नंदिनी अनोखी को देखते हुए कहती है अरे डम्बो ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरीके से 1 साल तो लगता ही है। अनोखी गुस्से में पीलो उठाते हुए कहती है इधर आओ हम तुम्हारा दिमाग मार मार के अभी ठीक करते हैं। यहाँ टेंशन के मारे हमारी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी दरवाजा खोलकर सांझ अंदर आते हुए कहती है हाय हाय हमारे रहते और कौन मजाक कर रहा है इस कमरे में। अनोखी सांझ की आवाज सुनकर तांट मारते हुए कहती है आइए आइए आपका ही इंतजार था। सांझ अनोखी के बचपन की दोस्त है, काफी गहरा रिश्ता है दोनों के बीच। अनोखी सांझ से पूछित है वो नालायक चमगादड़ कहाँ है। बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था और जब टाइम आया तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे ने सर से सिंग। तभी दरवाजे से माधव अंदर आते हुए कहता है गायब नहीं हुआ था इडियट, मैं तो आइडिया ढूंढ रहा था। अनोखी गुस्सा करते हुए कहती है आइडिया साथ लेकर आए हो या अपने दिमाग की तरह वो भी घर पर छोड़ कर आए हो? इधर इन सब की बातें सुनकर ऋतिक को बड़ी हंसी आ रही थी। आखिर ये सभी लोग टेंशन में भी कॉमेडी सर्कस जो कर रहे थे। CH10 इधर इन सब की बातें सुनकर ऋतिक को बड़ी ही आ रही थी। आखिर ये सभी लोग टेंशन में भी कॉमेडी सर्कस जो कर रहे थे। ऋतिक हंसते हुए कहता है टेंशन में भी तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो, पर तुम चिंता मत करो तुम्हारी जिंदगी में अब ऋतिक एंटर कर चुका है। इधर माधव अनोखी के पास आकर बैठते हुए कहता है मिल गया आइडिया और साथ लेके भी आया हूँ। माधव के इतना कहते ही 5 गोल बनाकर माधव का आइडिया सुनने लगते हैं। आइडिया सुनने के बाद अनोखी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है अपना दिमाग कहीं बेच आए हो क्या? हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। सांझ नाटक करते अपने सर पर अपनी कलाई रखकर दूसरा हाथ पीछे करते हुए कहती है नहीं ये हो नहीं सकता, हमारी अनोखी ये कैसे करेगी? मैं इन सब के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। माधव अपनी आंखें छोटी करके सांझ को घूरते हुए कहता है किसी ने यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है। श्लोक इरिटेट होते हुए कहता है यार इस स्टार प्लस के मुंह पर कोई टेप लगाओ, जब देखो तब नाटक करती रहती है। सांझ श्लोक को घूरते हुए कहती है हम यहाँ एक्टर की तो कोई इजाजत ही नहीं है। नंदिनी थोड़ा सा गुस्सा करते कहती है यहाँ एक्टर की नहीं डॉक्टर की जरूरत है एडिट। नंदिनी की बात सुनकर सांझ का मुंह बन जाता है। श्लोक और नंदिनी दोनों एक साथ कहते हैं देख लो आपके पास 2 चॉइस है, या तो शादी या फिर ये आइडिया। जल्दी बोलो क्या करना है। अनोखी बच्चों की तरफ मुंह बनाकर पिल्लो बेड पर पटकते हुए कहती है अब क्या? आइडिया को ही प्लॉट करेंगे अब और क्या। श्लोक और माधव जाओ मुझे रेडी होने दो, अनोखी मुंह फुलाकर कहती है। माधव अनोखी को छेड़ते हुए एक साथ कहते हैं मेरा पिया घर आयो और साथ में मिठाई भी लायो। नंदिनी और सांझ लगभग दोनों को धक्का देकर कमरे से बाहर निकालते हुए कहती है अगर पीटना नहीं है ना तो सीधा निकलो। ये कहकर नंदिनी और सांझ दोनों को कमरे के बाहर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद करके अनोखी को तैयार करने लगती है। इधर ऋतिक मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद करके एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। 1 घंटे बाद ऋतिक अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आकर लैपटॉप ऑन करता है। वो जैसे ही अनोखी के घर के हॉल में देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अनोखी के घर पर अनोखी पिंक कलर की लाइट साड़ी पहने हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी। साड़ी में अनोखी बहुत प्यारी लग रही थी। माथे लड़ छोटी सी पिंक कलर की बिंदी, आंखों ने गहरा काला काजल और होठों पर बेबी पिंक कलर का लिप बाम। इसमें अनोखी तो सच में कखर ढा रही थी। ऋतिक तो बस अनोखी को देखते ही रह जाता है। अनोखी के सामने 5 लोग बैठे हुए थे जो उसे शादी के लिए देखने के लिए आए थे। हाल में बैठे पारुल, नंदिनी, सांझ, श्लोक और माधव घूर घूर के लड़के और उसके माँ बाप को देख रहे थे। अनोखी ने प्लान को अंजाम देने की शर्त रखी थी कि उसके मामाजी हॉल में मौजूद न हो, इसलिए पारुल ने अपना चक्कर चलाकर जयेश को बाहर भेज दिया था।
चांदनी लड़के के माँ पापा को देखते हुए कहती है, ये देखिए, ये है हमारी अनोखी, बहुत होनहार और सुशील है। अनोखी तो बस सर झुकाए बैठी थी, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब हो ही ना। लड़के की माँ अनोखी को देखते हुए कहती है, क्या क्या आता है तुम्हें? अनोखी अपना सर उठाकर कहती है, हमें डांस बहुत पसंद है। श्लोक बीच में कूदते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरी दी एक बहुत अच्छी डांसर है, आप चाहो तो डेमो देख सकती है। इधर ऋतिक कॉफ पीते हुए अनोखी को देखते हुए कहता है, आखिर ये करना क्या चाहती है? वैसे कुछ भी कहो, साड़ी में अनोखी सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इधर लड़के की माँ खुश होते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, हमें बड़ी खुशी होगी, पर ये नाच तो लेगी ना? नहीं, मेरा मतलब है स्मार्ट स्टिक के बिना तो ये चल सकती, तो क्या नाच पाएगी? लड़के की माँ की बात सबको बुरी लगती है, पर कोई रिएक्ट नहीं करता। माधव खड़े होकर अनोखी का हाथ पकड़कर खाली जगह पर ले जाते हुए कहता है, आप उसकी फिक्र मत करिए आंटी, आप तो बस जलवे देखिए हमारी अनोखी के। इतना कहकर माधव श्लोक से कहता है, छोटे शेर जरा गाना तो बजा। श्लोक जल्दी से खड़े होकर कहता है, देखो अब श्लोक के डीजे का कमाल। श्लोक जल्दी से म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, दी रेडी। अनोखी मुस्कुराकर साड़ी का पल्लू अपने कमर में फंसाते हुए कहती है, रेडी। अनोखी के ऐसा करने से इधर ऋतिक का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे अनोखी की पतली गोरी नाजुक कमर दिख रही थी। इधर श्लोक मुस्कुराते हुए गाना स्टार्ट कर देता है। गाना स्टार्ट हो जाता है और अनोखी नाचने लगती है। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे, कमसिन कमरिया साली एक ठुमके से लाख मारे। हाय बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे, कमसिन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुल्ला छुट्टा कराने आए, हुस्न की तिल्ली से बीड़ी चिल्लम जलाने आए। आय चिकनी चमेली छुपके अकेली पववा चढ़ा के आए। आय चिकनी चमेली छुपके अकेली पववा चढ़ा के आए। अनोखी का डांस देखकर कॉफ पी रहे ऋतिक के मुंह से पूरी कॉफ बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इन 2 हफ्तों में पहली बार ऋतिक इतना खुलकर हंसा था और मुस्कुरा रहा था। ऋतिक हंसते हुए कहता है, ट्रूली ये लड़की और इसकी हरकतें सच में अनोखी है। ये लड़की तो दिन ब दिन मुझे और पागल किए जा रही है। इतना कहकर ऋतिक फिर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। तभी कार्तिक कैबिन के अंदर आते हुए कहता है, जरा हमें भी तो बताएं आपके खुशी का राज, हम भी खुश हो लेते हैं आपके साथ। ऋतिक हंसते हुए कार्तिका की तरफ थोड़ा सा लैपटॉप घुमा देता है। लैपटॉप स्क्रीन को देखकर कार्तिक लोटपोट होकर हंसते हुए लैपटॉप को घुरते हुए कहता है, अरे यार ये लाइव कॉमेडियन कहाँ से मिल गया तुझे? ऋतिक कार्तिक को घुरते हुए कहता है, पहले देख ले बाद में बताता हूँ। इधर अनोखी मस्त होकर नाच रही थी, उसके बाल हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। माधव अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। यही हाल पारुल, नंदिनी और सांझ का भी था। वही लड़के की माँ अपने मुंह में समोसा ठूसकर आंखें फाड़कर अनोखी को देख रही थी। लड़के में पापा जिसने जलेबी ली थी खाने के लिए, उनके हाथ से जलेबी वापस प्लेट में गिर जाती है और वो अपना मुंह फाड़कर अनोखी को घुने लगते हैं। वही लड़का बिना किसी भाव के अनोखी को देख रहा था। श्लोक गाना बदलते हुए कहता है, ये लोग तो फर्स्ट विकेट में ही आउट हो गए। माधव भैया मान गए आपके जुगाड़ू दिमाग को। इतना कहकर श्लोक हंसते हुए गाना चेंज करता है। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए और नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर, ताकि वीडियो रोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।